बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास के अंदर या आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करनी है। ये जो MCQs आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप लोगों ने इस MCQs को समझना है। मैं इंशाल्लाह ये आपका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के ऊपर कंसिस्टेंट होगा। आगे जाके मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको थ्योरी से रेलिवेंट जो आपका डेटा होगा वो भी बता दूँ, आपका जो प्रैक्टिकल वर्क होगा जिसको हम क्यूरी कहते हैं, ठीक है। हम क्यूरीज को भी इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकली इसी वीडियो में या इसी लेक्चर के अंदर सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल रिडंडेंसी। अच्छा देखो, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा, यानी जितने भी इसके आंसर्स दिए हुए हैं ना, इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है ना वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। कहता है कंट्रोल रिडंडेंसी इन डेटाबेस डज नॉट हेल्प टू। आपने बताना है कि कंट्रोल रिडंडेंसी जो है डेटाबेस में आपको किस चीज़ में हेल्प नहीं करती। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम पहले ये समझें कि व्हाट इज द रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है जनाब, हमें ये समझने की जरूरत है कि रिडंडेंसी किसे कहते हैं। तो देखो, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी, यानी डुप्लीकेशन का दूसरा नाम जो है वो रिडंडेंसी है, यानी कि रिडंडेंट डेटा जो कि डुप्लीकेट डेटा होता है। वो कहता है कि कंट्रोल रिडंडेंसी इन डेटाबेस डज नॉट हेल्प टू। आपको किसके अंदर हेल्प नहीं करती? अवॉइड डेटा डुप्लीकेशन। देखो, रिडंडेंसी कंट्रोल करने का मतलब है कि मेरी जो डुप्लीकेशन है वो क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है। तो ये तो उसके अंदर शामिल नहीं है। आपने बताना डज नॉट हेल्प, जो हेल्प नहीं कर रहा, ये तो हेल्प कर रहा है। अवॉइड अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस। जब आपकी डुप्लीकेसी आती है ना तो क्या होता है, आपकी जो स्टोरेज है वो ज़ाया होना शुरू हो जाती है। इसमें भी अवॉइड कर रहा है, तो ये भी इसको हेल्प कर रहा है। फिर दूसरा देखो, अवॉइड अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा। अनऑथराइज का मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये क्लास सिर्फ मुजम्मिल या समीर अटेम्प्ट करें, कोई तीसरा बंदा ना आए। होगा ये कि अगर कोई तीसरा बंदा आएगा मैं उसको एडमिट नहीं करूंगा। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो अवॉइड अनऑथराइज एक्सेस, डेटाबेस में ये एबिलिटी नहीं है कि वो अनऑथराइज को रिकॉग्नाइज करे। वो कहेगा ठीक है, जैसे आप यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे लेट्स सपोज यूट्यूब पे मैं चाहता हूँ ABC बंदा है, वो मेरी वीडियो को ना देखे, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि वो मेरी वीडियो को देख रहा है या नहीं देख रहा? तो डेटाबेस या यूट्यूब पे तो वो जाके सर्च कर सकता है, मुझे तो पता ही नहीं लगेगा। तो ये होता है अवॉइड अनऑथराइज डेटा टू एक्सेस, तो ये उसमें हेल्प नहीं करता। अगला देखो, अवॉइड डेटा इनकंसिस्टेंसी। जब आपका डेटा डुप्लीकेट होता है ना तब हम इनकंसिस्टेंसी के अंदर चले जाते हैं। तो जब डुप्लीकेसी नहीं है तो इनकंसिस्टेंसी से भी आप अवॉइड कर रहे हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो यही वाला है कि अवॉइड अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा। उसके आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटेड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है वो ये वाला MCQs है। DBMS स्टैंड फॉर, इसकी आपने एब्रीविएशन बतानी है। इसका मतलब होता है डेटाबेस, D फॉर डेटा, B फॉर बेस, M फॉर मैनेजमेंट, S फॉर सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपने बताना है ऐसा कौन सा है जो कि इसकी यूजेज के लिए होता है। तो देखो, इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी, कि अगर आप डेटा डिक्शनरी को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं? देखो, आप डेटा को इंटीग्रेट करें ना, डिक्शनरी में क्या होता है, आपके पास एक पूरी लैंग्वेज होती है और आपने उसको क्या किया होता है, एक पूरे का पूरा मैकेनिज्म बनाया होता है जिसमें A वाले वर्ड्स अलग होते हैं, B वाले अलग होते हैं, C वाले अलग होते हैं। देखो, फ्री स्टैंडिंग डेटा डिक्शनरी ये हो सकता था अगर फ्री ना होता, क्योंकि फ्री स्टैंडिंग का मतलब है कि फ्रीली फॉर्म में पड़ा हुआ है। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने इसको हायर करना है, जैसे उसके क्वेश्चन में कहा हुआ। क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक की तो किसी जरूरत नहीं हो सकता, ये मैट्रिक्स की फॉर्म है जिसमें आपका डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। वीक एंटिटी, एंटिटीज क्या होती है? दिस इज आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बाय द पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो जनाब, एंटिटी जो होती है ना वो ये होती है। अच्छा, मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पार्ट्स के ऊपर कंसिस्टेंट है। आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपके क्यूरीज के ऊपर कंसिस्टेंट होगा, तो हम इंशाल्लाह ताला क्यूरीज को इसी वीडियो में इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो वीक एंटिटी का मतलब है वो एंटिटी जिसका रिलेशनशिप वीक है, बस ये वीक एंटिटी का ताल्लुक है। इसका जो राइट ऑप्शन ये वाला इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी। आगे चलें तो यहाँ से आपकी क्यूरीज अगले शायद क्वेश्चन चौथा मैंने देखा था, वहाँ पे क्यूरी आएगी, हम वहीं से अपने सब्जेक्टिव पार्ट को कवर करेंगे, देन इंशाल्लाह अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट पे वापस आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पार्टीशनिंग रिड्यूस द चांसेस ऑफ अनबैलेंस पार्टीशनिंग। देखो, आपने बताना है कि ऐसी कौन सी टाइप है पार्टीशनिंग की। पार्टीशन का मतलब ये होता है कि हमने पार्टीशनिंग का मतलब ये समझना है कि हम अपने डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में पार्टीशन यानी उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड द पार्टीशनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, आपने बताना है कौन सी ऐसी टाइप है जो कि पार्टीशनिंग को रिड्यूस करती है अनबैलेंस ऑफ पार्टीशनिंग में। देखो, वर्टिकल पार्टीशनिंग का मतलब ये होता है कि डेटा को वर्टिकल फॉर्म में या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में स्प्लिट कर लो। लिस्ट में भी नहीं होता, हैशिंग फंक्शन होता है ऐसा। हैशिंग फंक्शन में रिड्यूस द चांस ऑफ अनबैलेंस पार्टीशनिंग, यानी हैशिंग के अंदर ये कम चांस होता है कि आपका जो अनबैलेंस है डेटा वो हो सके। तो हैशिंग इज द राइट वन। रेंज में तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि रेंज का मतलब होता है हम इसमें बताते हैं कि मेरे डेटा के ना 100 सेल्स आपने कवर करने हैं, तो वो उसको रेंज बोलते हैं हम लोग। द नेक्स्ट वन, दैट इज द वेरी रिपीटेबल MCQs SQL। सबसे पहले ये समझो, SQL एक प्रैक्टिकल आपका सारा पेपर कंसिस्टेंट होगा, आपके जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे हमने इसको विद डिटेल अपने लेक्चर्स में देखा। SQL का मतलब क्या होता है? SQL एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, इसकी एब्रीविएशन याद कर लें, जो कि कंप्यूटर की कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करती है? आंसर इज ANSI। ANSI भी क्या है, ये भी पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। इसका मतलब होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसको हम ASCII भी कहते हैं। ASCII इसी बनाए हुए ANSI के जो है वो कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं अमेरिकन ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी एब्रीविएशन होती है। उसके आगे हम देखें तो जनाब ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ से शुरू हो गया। बेसिक क्यूरीज मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। सबसे ज़्यादा आपको सेलेक्ट की क्यूरी जो है पूछी जा रही होती है। सो लेट्स गो टू द इनफैक्ट
हमें बल्कि प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर जाना चाहिए। हम प्रैक्टिकल स्क्रीन पे जाके ये क्यूरीज को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे अपने कॉन्सेप्ट के। ओके, देखो W3 स्कूल की ये वेबसाइट है, इसी से मैं इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिकल करवाऊंगा। रिटर्न डेटा फ्रॉम द कस्टमर टेबल। अब यहाँ पे ना पहले आपने इसका सिंटैक्स समझना है। पेपर के अंदर वो ये कहेगा या तो मुझे इंसर्ट करके दो, इंसर्ट का मतलब है वो आपको देगा टेबल, कहेगा मुझे एक नी रो इंसर्ट कर दो, या वो ज्यादा काम जो होता है ना आपका वो प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल से मुराद है वो टेबल देता है, कहता है मुझे ये फलां रो को निकाल के दो। फर्ज कर लो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि मेरे पास टेबल यहाँ पे दिया हुआ है इसने, तो ये देखो इतना सा टेबल मैं कॉपी करता हूँ और ये देखिए, ठीक है। अब हम MS वर्ड पे जाते हैं, होपफुली ये यहाँ पे कॉपी हो जाए। गुड, हो गया। ये देखो ये मेरे पास टेबल है, चलो अभी ऐसे गुजारा कर लो। हम इसको छोटा भी आई थिंक कर सकते हैं यहाँ से। ये देखेंगे, वेल एंड गुड, ये टेबल छोटा हो गया। आपने क्यूरी लिखनी है। हम पहले इसका बेसिक सिंटैक्स अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम फर्दर इसको मूव करवाएंगे, आगे मूव करेंगे। तो देखिए मैं क्यूरी लिखने जा रहा हूँ और क्यूरी के अंदर मुझे करना क्या है। पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता होता है कि ना ये वाली जो सिर्फ दूसरे नंबर वाली है ना, ये वाली, इसे कहते हैं रो। अगेन हम इसको स्प्लिट करते हैं टेबल की फॉर्म में। सो ये जो पार्ट है आपका, ये कॉलम है। जो वर्टिकल पार्ट होता है ना इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ जो आता है, इसे कॉलम कहते हैं। और ये जो इस तरह वाली लाइन है इसको आप हॉरिजॉन्टल कहते हैं। होता ये है, वो कहेगा कि मुझे सिर्फ दूसरी रो निकाल के दो बाय यूजिंग अ क्यूरी। अब आपने सेलेक्ट की कमांड लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट की क्यूरी लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करना है मुझे? सेलेक्ट मुझे करना है, देखो ये कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम या हाँ अब देखो फर्ज करो, मैं मजीद आसान करता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप इनिशियल पे हो, फिर W3 स्कूल पे जाके मजीद अंडरस्टैंड करेंगे इसको। हमने कहा फर्ज करें कि सेलेक्ट करो सिर्फ कस्टमर्स के नाम को, यानी कि आप अभी फिलहाल ये वाला जो कॉलम है ना कस्टमर का नाम, इसको बस सेलेक्ट करो, बाकी कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना। तो आप क्या करोगे? आप सेलेक्ट का कीवर्ड लिखोगे, ठीक है। सेलेक्ट के कीवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पे जो भी कॉलम उसने कहा होगा वो आप कॉलम लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कॉलम का नाम है कस्टमर नेम। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि कस्टमर नेम में अगर आप स्पेस दे दोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा उस क्वेश्चन में। कस्टमर नेम के अंदर कोई स्पेस नहीं है आपके पास, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये स्पेस है कि नहीं? उसने आपको प्रॉपर बताया होगा पेपर के अंदर। मेरे पास तो सिचुएशन ऐसी है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे इस तरह है, कस्टमर नेम में कोई स्पेस नहीं है। अगर स्पेस दोगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपकी क्यूरी गलत हो जाएगी। हमने कहा सेलेक्ट करो, और क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है? कस्टमर नेम सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मसला है, मैं यहाँ पे दूंगा तो ठीक हो जाएगा। कहाँ से सेलेक्ट करना है? टेबल का नाम उसने आपको दिया होगा, फ्रॉम। फ्रॉम एक कीवर्ड है, ठीक है। हमने कहा सेलेक्ट कर दो। सेलेक्ट क्या करना है? कस्टमर का नेम सेलेक्ट करना है। फ्रॉम, फ्रॉम इज ऑल्सो द कीवर्ड। जो कीवर्ड मैंने बड़े कर दिए आपके लिए ताकि याद रहे आपको। सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब टेबल नेम आपको कैसे पता लगेगा? उसने आपको बताया होगा। लेट्स सपोज इस केस में मैं कह देता हूँ कि ये जो टेबल है ना इसका नाम स्टूडेंट है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे क्यूरी सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करना है जी? आपने ये कस्टमर नेम सेलेक्ट करना है फ्रॉम, टेबल का नाम क्या आपका? स्टूडेंट है, स्टूडेंट, STUDENT, एट द एंड सेमी कॉलन। ये आपने क्यूरी लिख दी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, जो आपसे वो मांग रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिकल के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे हम सही तरह चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। तो देखो रन करता हूँ, ये देखो कस्टमर नेम सिटी आ गया। ये 2 कॉलम्स क्यों उठा रहा है? क्योंकि यहाँ पे उसने 2 कॉलम लिखे हुए हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये वाला सेलेक्ट, ठीक है, स्टार। इस स्टार का मतलब है ऑल, राइट। मैं कहता हूँ सेलेक्ट करो सबको, यानी सारे टेबल को सेलेक्ट कर दो। और फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या है कि मेरा टेबल का क्या नेम क्या होगा? इसके टेबल का नाम यहाँ पे है कस्टमर्स। तो यहाँ पे मैंने कहा सेलेक्ट करो फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर इज द टेबल नेम, ठीक है, कस्टमर्स। अच्छा जी, अब देखो इसको रन करता हूँ, एरर आ गया। कहता है ये आल क्या दे रहे हो? मतलब क्या है कि मुझे आल लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको लिखने के लिए बताया, यानी समझाने के लिए बताया है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ। ये देखो सारा टेबल आ गया ना, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम। क्यों? क्योंकि मैंने ये स्टार लगाया हुआ है। इस स्टार का मतलब क्या है कि मैं आल, आल का मतलब मैं सारा डेटा जो भी टेबल में पड़ा हुआ है वो इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक और हम दोबारा एग्जांपल, अब पेपर मैंने अभी आपको जो प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाई यहाँ पे दोबारा करवाता हूँ कि मुझे सिर्फ सिटी चाहिए और कस्टमर आईडी चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जहाँ पे स्टार है वहाँ पे कस्टमर आईडी और सिटी लिख दो। ये देखो मैं कहता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, अपने कॉलम्स का नाम। अब कॉलम का नाम क्या है? कस्टमर आईडी। अब देखो यहाँ पे सी बड़ा है लेकिन यहाँ पे मैं छोटा डालता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्या ये काम करेगा। अब अगर आपने दूसरा कॉलम लिखना है आपको कॉमा से अटैच करना पड़ेगा, यानी कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज दिस सिटी फ्रॉम, कहाँ से? कस्टमर्स इज आल्सो माय टेबल नेम्स, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ये एरर दे देगा मुझे। क्यों एरर देगा वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें एरर दे रहा है क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है, अभी इनका कंपाइलर ये नहीं कर सकता। अब इसको चलाता हूँ, ये देखो, देखो आपके पास कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि दिस इज केस सेंसिटिव। ये कैपिटल सी को और स्मॉल सी में कोई फर्क नहीं रखता, ठीक है। ये देखो उसने आपको चला के दे दिया। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आएंगे। ये आपकी कमांड है सेलेक्ट स्टेटमेंट की, सही है। अब मुझे उम्मीद है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेट्स कम बैक टू द ऑब्जेक्टिव, और फिर थोड़ी देर बाद हम जब मजीद कोई क्यूरी का क्वेश्चन आएगा हम उसको मजीद अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब देखो अब कितना समझना हमारे लिए आसान हो गया। अब क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ सेलेक्टिंग ऑल द कॉलम्स। अब आपको कितना आसानी से पता लग रहा है, कितनी आसानी से पता लग रहा है कि मुझे क्या करने हैं। मुझे ऑल द कॉलम्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम अ टेबल। देखो उसने कहा टेबल, कौन सा टेबल नेम है? पर्सन्स का नेम है। अब आप यहाँ पे बारी बारी जरा ऑप्शंस देखो।
अभी हमने पीछे सीखा कि हमने कैसे करना है, सेलेक्ट यानी सेलेक्ट का कीवर्ड, फिर स्टार। देखो पहला वाला बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अपने ज़रा थोड़ा सा थॉट ऑफ माइंड लेवल और ज़रा आंखें खोल के पेपर में आप लोगों ने देखना है, ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। आप लोग हो सकता है पहला लगा देते हैं। देखो सेलेक्ट फ्रॉम स्टार पर्सन, इसमें तरतीब चेंज है। सेलेक्ट स्टारिक, सेलेक्ट करो ऑल, फ्रॉम इज ऑल्सो द कीवर्ड और उसके आगे टेबल का नाम, ठीक है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, ये क्या करेगा, सारे के सारे कॉलम्स को आपका उठा लाएगा। सेलेक्ट स्टैटिक वेयर, वेयर आल्सो एक कमांड है, मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, ये स्पेसिफिक कंडीशन में यूज होगी और दोबारा से ये नहीं हो सकता। वेयर की कमांड हम जरा लगते हैं आगे सीख लेते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का। तो चलते हैं जी इसके ऊपर। तो देखें यहाँ पे सेलेक्ट कस्टमर आईडी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने कहा सेलेक्ट करो कस्टमर आईडी सिटी फ्रॉम कस्टमर का टेबल नेम आ गया। अब मैं आगे कंडीशन लगाऊंगा वेयर की, वेयर जहाँ पे कस्टमर आईडी, देखो एक स्पेसिफिक टर्म है, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे कमरे में जाओ और अलमारी में से ये सिर्फ एक रेड कलर की शर्ट निकाल लाओ या ब्लैक कलर की शर्ट निकाल लाओ। देखो मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ कि जाना कहाँ पे है, रूम में जाना है, टेबल में जाना है और वहाँ पे रेड या ब्लैक कलर की शर्ट निकाल के लानी है। तो ये वेयर का यही काम है, कहता है वेयर। अब कहाँ से, कस्टमर आईडी आपको बता रहा है कि कस्टमर आईडी जो है वो किसके बराबर हो, लेट्स सपोज 4 के बराबर हो। अब क्या होगा जी, अब दोबारा एरर आएगा, देखें अच्छा एरर इसने नहीं दिया क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है। अच्छा पेपर में ना ऐसे नहीं लिखना, पेपर में इसको इस तरह लिखना है, इस तरीके से। अब रन करता हूँ तो अब वो कह रहा है कि मिसमैच कर गया, देखो अब एरर आएगा। अब ये दो कंडीशन वेयर के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका न्यूमेरिक नंबर है तो आपका कोई एरर नहीं आएगा, ये देखो रन कर दिया मैंने। लेकिन अब मैं आपको मजीद दिखाता हूँ, एंड की एक कंडीशन है जो कि बुलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो आपने पढ़े हुए हैं, सिटी इक्वल्स टू, या एंड के बजाय हम ऐसा करते हैं, हम और लगाते हैं जहाँ पे और, सिटी इक्वल्स टू, लेट्स सपोज, सिटी कौन कौन सी पड़ी हुई है वो हमें देखना पड़ेगा। कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको रन करता हूँ। सिटी में कह देता हूँ कि क्या पड़ी हो, क्या पड़ी हो, क्या पड़ी हो, ये कर लेते हैं, चलिए कंट्रोल वी करता हूँ और ये उठा लेता हूँ। देखो अब जब मुझे डेटा लिखना है ना, ये देखें इस तरह, ओहो इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल वी। अब रन करते हैं, ये देखो अब क्या कर रहा है। अब अगर ये 4 को, यानी जो आपका इंटीजर नंबर है उसको आपने इस तरह से कॉलम्स में या ब्रैकेट्स में नहीं लिखना, आपने क्वेट्स में नहीं लिखना, लेकिन जो आपकी स्ट्रिंग है उसको आप क्वेट्स में लिखेंगे। ये पेपर के लिहाज से एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वेयर में। वेयर क्या करता है, फिल्टर करता है डेटा को। मैंने कहा जहाँ पे कस्टमर आईडी क्या हो, 4 हो, या सिटी क्या हो, ये हो, ठीक है। और अगर मैं एंड करता हूँ तो एंड में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि एंड क्या है, एंड के अंदर दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। ये देखो कुछ भी नहीं आया क्योंकि इस सिटी के नाम से कोई भी 4 आईडी पड़ी हुई नहीं है। अगर और कर दूंगा तो वो दोनों चीजें उठा लाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंड का, और का, वेयर का और सेलेक्ट का, 4 स्टेटमेंट्स हमने अपनी क्यूरी के अंदर कवर कर ली। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऐड और ड्रॉप कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल, आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है कि आपने बताना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके डेटा को ऐड करती हैं या ड्रॉप करती हैं एग्जिस्टिंग कॉलम में से। आंसर इज अल्टर। अल्टर क्या है, अल्टर एक कमांड है, अल्टर एक सिंपल सा डेटा कमांड, डेटा की कमांड है जो आपके डेटा को अपडेट करती है। सेलेक्ट नहीं करती, देन नहीं करती, हैविंग नहीं करती, इनकी एक अलग फंक्शनैलिटीज है जो हम वक्त में वक्त डिस्कस करेंगे। बट अल्टर का मतलब होता है डेटा को अपडेट करना। यही कह रहा है ना कि या तो ऐड करो या डिलीट करो, ड्रॉप करो। तो अल्टर क्या करेगा, आपकी कमांड को ऐड भी कर देगा और डिलीट भी कर देगा। लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल स्क्रीन और वहां पे जाके अल्टर को सीखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये चूंकि सब्जेक्टिव हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसका सिंटेक्स याद करो। अल्टर टेबल क्या करता है, ऐड करता है, डिलीट करता है, जिसको आपकी किताब में ड्रॉप कह रहा है। ड्रॉप मतलब डिलीट करना, ये देखो उसने बता भी दिया कि ऐड और ड्रॉप करता है एग्जिस्टिंग टेबल से या मॉडिफाई करता है, बस ये इसका सिंटैक्स है। अब ये प्रैक्टिकली मैं परफॉर्म कर नहीं सकता क्योंकि इसके लिए मुझे एसक्यूएल सर्वर बनाना पड़ेगा और एसक्यूएल सर्वर ये लोग वैसे नहीं बना के देते, इसमें वो अच्छे खासे डॉलर चार्ज करते हैं मुझसे। तो यहाँ पे देखो सिंपल क्या होगा, मैंने कहा अल्टर टेबल कस्टमर्स, ये टेबल का नाम है, और मैंने कहा ऐड कर दो ईमेल वाउचर 255। तो देखो ऐड और अल्टर टेबल, दिस इज द कीवर्ड, ठीक है। ये सिंपल कमांड है, अगर आपने किसी चीज को ऐड करना है यू कैन ऐड इट, अगर आपने किसी चीज को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे ड्रॉप की कमांड भी लिख रहे होंगे, इसने ऐसे लिख के दिखाई होगी, ये देखो ड्रॉप कमांड, अल्टर टेबल कस्टमर्स, ड्रॉप कॉलम और ईमेल। तो ये सिंपल सी लॉजिक है आपके पास। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ऑल द फील्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। देखो ये अब वही है ना, अब ये देखो उसने दूसरा एमसीक्यू आपको क्यूरी से रेलेवेंट दिया है लेकिन टेबल का नाम चेंज कर दिया। कहता है ऑल द फील्ड्स, दोबारा सेलेक्ट करना है मुझे, स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या दिया उसने, ईएमपी यानी एम्प्लॉय एट द एंड सेमीकोलन, लगाए ना लगाए फर्क नहीं पड़ता। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, देखो यहाँ पे दोबारा से ये नहीं हो सकता एम्प्लॉय आईडी, ये तो उसने कहा कि सिर्फ एम्प्लॉय आईडी उठा रहा हो, लेकिन वो क्या कहता है मुझे तो ऑल फील्ड्स चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो स्टार क्या करेगा, सारा कुछ उठा लाएगा। अब ये वेयर नहीं आएगा, वेयर मैंने आपको बता दिया, वेयर फिल्टर करेगा आपके डेटा को। फिर डीएमएल, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, अगेन डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएमएल और एक दूसरा एमसीक्यूज है दैट इज कॉल्ड डीएलएल, डेटा डेफिनेशन, डीडीएल सॉरी, डी इसको मैं रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन इज डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दोनों याद रखना।
फिर डीएमएल का मतलब होता है ये क्या करता है, ये मैनिपुलेट करता है आपके डेटा को। मैनिपुलेट का मतलब होता है हमने कुछ चीज़ अगर चेंज करनी है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है वैल्यूज को, उसके लिए हम डीएमएल इस्तेमाल करते हैं। तो इंसर्ट डेटा इनटू द डेटाबेस या ये ऑप्शन है। क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट की कमांड यूज करते हैं। डिस्ट्रॉय डेटाबेस करने के लिए हम डिलीट या ड्रॉप की कमांड यूज करते हैं। क्रिएट डीबी ऑब्जेक्ट्स, ये हम क्रिएट नहीं करते बाय यूजिंग क्वेरीज। तो यही ऑप्शन है इसका, इंसर्ट डेटा इनटू द डेटाबेस। ये डीएमएल है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशन ऑफ रिलेटिव अलजेब्रा। अच्छा, सबसे पहले ये समझो कि रिलेटिव अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या करता है। अलजेब्रा का बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एक टर्म हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ी है विच इज कॉल्ड द मोड, रिमाइंडर लेना जिसे। देखो मोड का मतलब क्या होता है, उसको हम परसेंटेज से शो करते हैं। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज टू मोड 5, 5 को आप डिवीजन के अंदर रखेंगे, 2 को बाहर रखेंगे, 2 2s are 4, रिमाइंडर इज 1। तो ये आपका जो 2 मोड 5 या 5 मोड 2 है ना, ये बराबर आ जाएगा 1 के। रिमाइंडर जो है ना, देखो ये अलजेब्रा की टर्म है, यूनियन अलजेब्रा की टर्म नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के वो फॉर्म में आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट और सेट डिफरेंस, ये कुछ भी नहीं है। रिमाइंडर जो है ना, जो जिसपे आपका डिवीजन वाला मेथड है, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन या मोड, ये सारे के सारे आपके अलजेब्रा के पार्ट्स हैं, रिलेशनल अलजेब्रा है। तो रिमाइंडर इज द राइट वन ऑप्शन। देखो उसने बता दिया ना डीडीएल, मैंने आपको बताया था कि डीडीएल बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपको ये आता होता है। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डिफाइन लैंग्वेज, जिसमें आप अपने डेटा को डिफाइन करते हैं। ये इसने नहीं बताया, ये मैं आपको प्रैक्टिकल आपके हैंडआउट से जाकर दिखाना चाह रहा हूँ। लेट्स गो। ये देखें जनाब, ये आपका लेक्चर नंबर 26 और 27, उसने दोनों से उठाया हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि डीडीएल बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच इज कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये चीज़ है आपकी, ठीक है, ये चीज़ उसने आपको उठा के दी हुई है। दूसरा देखो वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखो डेटा डेफिनेशन कहाँ से निकला है, ये निकला डिफाइन से। जब भी मैं किसी चीज़ को डिफाइन करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब बात को अंडरस्टैंड कर लो, डीएमएल और डीडीएल के डिफरेंस को समझ लो, पेपर में ही आता होता है। अगर मुझे डेटा को डिफाइन करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना है, मुझे क्रिएट की कमांड देनी है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ तो सर 2 क्रिएट्स हैं, अब क्या करें, डेटाबेस को बनाएं या टेबल्स को बनाएं। लेट्स गो टू द हैंडआउट फॉर द रेफरेंस ऑफ यू। ये देखो टेबल, ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है किसको, एनी डेटाबेस प्रोजेक्ट दैट इज क्रिएट द डेटाबेस, यानी कि इसके 3 बेसिक डिफरेंट कमांड्स हैं। ये क्या करेगा, ये आपके डेटा को आपके डेटाबेस के अंदर क्रिएट करेगा, ठीक है, डेटाबेस को सॉरी क्रिएट करेगा। ये सिंपल सा इसका लॉजिक है, मैं आपको यहाँ पे मजीद ज़रा क्लैरिटी के साथ दिखाना चाहता हूँ। तो आप ये देखें क्या कहता है कि डीडीएल में हम स्टडी करते हैं जिसके अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे, क्रिएट कमांड को हम लोग करेंगे। और यहाँ पे क्रिएट कमांड को जो हम लोग कर रहे होंगे ना, वो क्या होगा, वो आपका डेटाबेस होगा, नॉट द टेबल। क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, इंसर्ट टेबल, इसके लिए हम डीएमएल्स को यूज कर रहे होते हैं, डेटा मैनिपुलेशन, सॉरी इसके लिए भी डीडीएल यूज होती है, लेकिन वो एक अलग केस होता है। यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस इज द राइट वन। सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि नहीं सर ये ऐसे है तो ये ऐसे है। तो आप यहाँ पे देखें, अगर तो ये देखो, इसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं ये देखें कि क्रिएट द फर्स्ट मैनेजमेंट डेटाबेस में 3 कमांड है, जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, वो आपके डेटाबेस के प्रोजेक्ट में क्रिएट कर रहा है सबसे पहले डेटाबेस को, ठीक है। तो ये डीडीएल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्रिएट डेटाबेस ये आप लोग लगाओगे। आगे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर द टेक्सुअल डेटा। देखो टेक्सुअल डेटा क्या होता है, ये आपकी डेटा टाइप्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द डेटा टाइप या राइट द 3 डेटा टाइप्स। 3 डेटा टाइप रखता है, आप इंट कह सकते हो, स्मॉल इंट कह सकते हो, थिनी इंट कह सकते हो, बिग इंट कह सकते हो, बट आपने टेक्सुअल डेटा को स्टोर करना है। टेक्स्ट टेक्स्ट जैसे मैं लिखता हूँ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, जो मेरे चैनल का नाम है, मैंने कहा जी वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। अब देखो ये टेक्स्ट है, डब्ल्यू क्या है, करेक्टर है, ओ क्या है, आल्सो द पार्ट ऑफ करेक्टर, आर एल डी, तो ये क्या है, ये VAR यानी वेरिएबल, और CHAR करेक्टर, ये वेरिएबल करेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि टेक्सुअल डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ड्रॉप। देखो सिंपल सी वो कमांड आ गई जिसमें मैंने आपको कहा था ना हम ड्रॉप की कमांड पढ़ेंगे। हम वापस चलते हैं उसके ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्रॉप की कमांड कैसे है। ये देखो अल्टर, ये ड्रॉप लिखा हुआ है इसमें, बस ये सिंपल सी कमांड है, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नहीं, अब जो भी इसने आपको कॉलम दिया हुआ है, ये देखिए उसने कहा टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है, तो क्या करेंगे आप, स्टूडेंट टेबल ड्रॉप या ड्रॉप टेबल, ठहरे जरा इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अच्छा देखो इस जो 403 है ना, इनकी फाइल्स में, अच्छा देखो इसमें ना 403 में आपको ज्यादातर एमसीक्यूज यानी सारे ऑप्शंस को करवाने का मकसद ये था कि इसमें काफी ऑप्शंस गलत है हर फाइल में, जो भी फाइल्स हैं, तो ये इसका सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसका जो सही सिंटैक्स है ना वो ये वाला है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम जो कि स्टूडेंट है। अब यहाँ पे भी मेरा रेफरेंस देना जरूरी है, तो मैं आपको रेफरेंस के साथ या प्रूफ के साथ इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ये वाला इसका राइट ऑप्शन है, ये वाला इसका ऑप्शन गलत है। ड्रॉप आपकी जो है वो एक आपका कीवर्ड है, उसके आगे आपका फर्दर टेबल, और टेबल का नाम उसने क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स गो टू द सिंटैक्स। तो ये देखो एसक्यूएल में टेबल कैसे लिखा जाता है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ये सिंपल है, कहता है बी केयरफुल बिफोर ड्रॉपिंग अ टेबल, जो कि आप जारी बात है कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखो ड्रॉप टेबल, और इसके टेबल का नाम जो कि शिपर्स है, इसीलिए वो आपको ये शिपर्स कह रहा है, बस ये सिंपल सा कमांड है, सिंपल सी कमांड है। तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ये बाकी सारे नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ना टेबल पहले कभी भी नहीं आएगा, और ये तो स्टूडेंट उसने पहले नाम दे दिया, तो ये तो आ ही नहीं सकता जिसने वहाँ किया हुआ है, तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला वाला राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन,
आइडेंटिफाई द कमांड टू रिमूव अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। सिंपल है, अभी हम पीछे बढ़ के आए हैं, क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो रिमूव कैसे किया जाता है, ड्रॉप की मदद से। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे डिलीट लगा देते हैं, डिलीट इज नॉट द राइट ऑप्शन। आप लोगों ने याद रखना है, डिलीट आपका राइट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपने टेबल को डिलीट करना है तो आप ड्रॉप की कमांड इस्तेमाल करोगे, डिलीट की कमांड इस्तेमाल नहीं करोगे। डिलीट की कमांड वहाँ पे इस्तेमाल होगी जहाँ पे टेबल में से वैल्यूज को डिलीट करना होता है। आगे देखो, सपोज देयर आर 7 रोज। अच्छा ये बड़ा आसान है और मोस्ट रिपीटेड है, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। कहते हैं 7 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं। कहाँ पे, टेबल 1 में। 5 रोज हैं यानी 5 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, कहाँ पे जी, टेबल 2 में। व्हाट इज द साइज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक द क्रॉस ज्वाइन। क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली। लेट्स गो टू द वर्ड स्क्रीन। ये देखिए, आप फर्ज करो मेरे पास ए और बी है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 के साथ। कलर चेंज करता हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, और बी भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। सो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो, अब वो आपको ऑप्शन दे रहा है। इसका बड़ा सिंपल सा हल है एक तो। अच्छा ये इसने आपको वो नहीं करके दिखाया हुआ, इसका ना बड़ा सिंपल सा हल है। देखो रोज को रोज के साथ आप करोगे, उसने आपको कहा होगा कि 2 टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करो। अच्छा उसने कुछ भी नहीं बताया यहाँ पे कि किसका मालूम करना है, उसका रोज का करना है या कॉलम्स का करना है। देखो अब यहाँ पे ना इसने हमें बताया ही नहीं है कि रोज से एलिमेंट करना है या किससे एलिमेंट करना है। आसान सा आंसर है, 7 रोज को 5 रोज में प्लस कर दो, रोज वाले पार्ट को रोज वाले पार्ट में। 7 + 5 आंसर इज 12। कॉलम को देखो 6 और +3, वैसे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए। 6 + 3 तो ये बन गया जनाब 9, और ये टोटल जो है वो बन गया 21, राइट। तो अकॉर्डिंग टू माई ऑन थिंकिंग, या तो शायद ये क्वेश्चन का गलत नहीं हो सकता, बहरहाल ये आंसर बन रहा है इसका, इस कॉन्सेप्ट के रेलिवेंट, और इसी तरह ही करना होगा इसको। 21 इज द राइट वन ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड इंटरफेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं, लॉन्ग शॉट यहाँ से नहीं आ सकते। इंटरफेस क्या होता है, जो शक्ल आपको नजर आ रही है इस टाइम मेरी स्क्रीन पे, ये इस टाइम एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड इंटरफेस। आपका जो इंटरफेस है हमेशा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। आपने बताया नॉट अ फीचर, जो नहीं है तो यूजर फ्रेंडली तो है, कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी कि कंसिस्टेंट का मतलब है कि ऐसा हो कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो वो काम करे, ऐसा ना हो कि मैं क्लिक करूं काम ही ना करे, उसे इनकंसिस्टेंट कहेंगे। प्रोसेस बेस्ड, ये आगे जाके बहुत टर्म है जो आप सीखेंगे, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये एक बहुत लंबी चौड़ी टर्म है। डेटा स्ट्रक्चर जो है ना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इंटरफेस के जरिए, क्योंकि इंटरफेस इज जस्ट लाइक द फेस ऑफ योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यही इसका राइट ऑप्शन है। द नेक्स्ट वन, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वेरी इजीएस्ट कॉन्सेप्ट। नॉन वोलेटाइल मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी, इसमें फर्क क्या होता है। देखो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो डेटा है वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर है, बट नॉन वोलेटाइल के अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। देखो एस रैम इज द टाइप ऑफ रैम, इसके अंदर डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। कैशियर मेमोरी के अंदर भी आपका डेटा परमानेंटली कभी स्टोर नहीं होता। डी रैम के अंदर भी आपका डेटा स्टोर नहीं होता, क्योंकि रैम है ना, रैम के अंदर जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया तो आपका डेटा लॉस हो गया। फिर किसके अंदर होता है, लास्ट वन ऑप्शन, दैट इज द फ्लैश मेमोरी। इसके अंदर आपका डेटा परमानेंटली तौर पे स्टोर हो जाता है। इसको हम कल CS302 के कॉन्सेप्ट में भी देख रहे थे। उसके आगे जनाब, व्हाट इज नॉट अ फीचर ऑफ हैश एक्सेस। आपने बताना कि हैश एक्सेस का कौन सा फीचर नहीं है। ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन डायरेक्ट एक्सेस इज नीडेड बट सीक्वेंशियल एक्सेस इज नॉट। यही आंसर है इसका। ये सिंपल है, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, ये सिर्फ एक हैंडआउट से उठा के लाइन दे रहा है आपको। फिर देखें, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सेटिंग मल्टीपल इंडेक्सेस। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स क्या होता है, देखिए इंडेक्स जो होता है ना, इसकी एग्जांपल मैंने अपने रेगुलर स्टूडेंट को यूं दी थी। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स डेटा को सोर्ट करने में हेल्प करता है। दिस इज जस्ट लाइक दैट, आप एक किताब पे चले जाएं, इसी की हमने एग्जांपल ली थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद आ गई होगी। मैं फर्स्ट पे जाता हूँ, ये देखो दिस इज द इंडेक्स। अगर मुझे लेक्चर नंबर 1 के डेटाबेस डेफिनेशन पे जाना है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं बच्चों की तरह ऊपर जाता रहूँ। मैं क्या करूँगा, जो सीनियर बंदा होता है वो क्या करता है, वो इंडेक्स देखता है। अच्छा ये डेटा डेफिनेशन कहाँ पड़ा हुआ है, पेज नंबर 10 पे पड़ा हुआ है। जस्ट सर्च द पेज नंबर 10 और चीज़ आपके सामने विद इन अ सेकेंड्स। यही इंडेक्स है कि टेबल्स के अंदर या डेटाबेस के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ टेबल, इनफैक्ट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेबल। तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा टेबल कहाँ पड़ा हुआ है, उसके लिए हमने क्या बनाया होता है, इंडेक्स बनाया होता है कि ये टेबल है, इस टेबल की फलां लोकेशन है, ये फलां डेटाबेस के हिस्से में पड़ा हुआ है। दिस इज द इंडेक्स। बस कहते हैं कि मल्टीपल, यानी इंपैक्ट क्या बढ़ता है जब आप इंडेक्स बनाते हो, इंपैक्ट क्या बढ़ता है कि आप अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो आपको सर्चिंग में, अब ये सर्चिंग वो सर्चिंग नहीं है समीर और मुजम्मिल जो आप मुझे बता रहे थे, ये वो सर्चिंग है कि अगर मुझे चाहता हूँ कि मैं डेटा को, सर्चिंग से मुराद कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये फलां का फलां पूरा टेबल मुझे कहाँ मिलेगा डेटाबेस में, किस जगह में मिलेगा, किस कंपोनेंट में मिलेगा। अभी तो आप बहुत इनिशियलाइजेशन पे हो, जब आप डेटाबेस को आगे सेलेक्ट करोगे, फील्ड फर्दर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा अच्छा डेटाबेस के वेयर हाउस बने होते हैं जहाँ पे इतना डेटा होता है कि हम क्यूरीज की मदद से निकालते हैं और घूम जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। सो दिस इज द एफिशिएंसी, आपको एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट मिलता है अगर आप इंडेक्सेस के साथ काम करते हैं।
उसके आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट अबाउट इंडेक्सेस, इंडेक्सेस के बारे में इनकरेक्ट बताएं। तो ये कंपोजिट के साथ कभी भी काम नहीं करता। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या है, मैं प्रैक्टिकल ही आपको समझाना चाहूंगा। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कंपोजिशन, मिला के काम करना। ऐसा नहीं है, मैंने कह दिया पेज नंबर 17 के ऊपर रीडिंग मटेरियल पढ़ा हुआ है, तो मैं कहता हूँ अच्छा क्या करो, ये जो फर्दर एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम है ना, इसको भी पेज नंबर 17 के ऊपर रख दो। ये तो अभी 17 के ऊपर रख रहा है, ये कंपोजिशन है, कहते हैं 17 पेज के ऊपर ये सारा कंटेंट पढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसे वो डेटाबेस के अंदर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने एक जगह सारे टेबल स्टोर करने, फिर मुझे इंडेक्स बनाने का फायदा ही नहीं हुआ। मुझे तो फिर वहां पे जाके फिर मैं कंफ्यूज हो गया, ये टेबल है, ये टेबल है, या कौन सा टेबल है, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के साथ कभी भी काम नहीं करेगा। अब देखो, उसने तीसरा क्वेश्चन एक ही पेपर में दे दिया है, शोज द ऑल कॉलम्स फ्रॉम द व्यू। व्यू क्या होता है? तो प्रोडक्ट व्यू का मतलब देखो, व्यू क्या होता है, हमें ये समझना है कि व्यू का मतलब होता है जिसमें मुख्तलिफ टेबल्स हैं, और मुख्तलिफ टेबल्स को मुझे करना ये है कि कुछ डेटा टेबल 1 से चाहिए, कुछ डेटा टेबल 2 से चाहिए। उसके लिए हम एक नया टेबल बनाते हैं जिसको व्यू कहते हैं। इसके लिए भी वही है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट व्यू का टेबल है सिर्फ ये स्टार स्टार स्टार, ये आपको बार बार बता रहा है, तो सिंपल देखो इसका क्वेश्चन आ गया। फिर टू एक्सेस द फाइल एबीसी, आपने एक फाइल एक्सेस करनी है। सिक्वेंशनल फाइल एक्सेस इन्वॉल्व्स टू मच। जो सिक्वेंशनल फाइल एक्सेस है वो क्या है? टू मच इजी है, बहुत आसान है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट फाइल एक्सेस। तो यहाँ पे देखें क्या कहता है कि एबीसी फाइल है सिक्वेंशनल फाइल एक्सेस जो है ना, वो इजी तो है, लेकिन ये क्या है, ये टाइम बहुत ज़्यादा लेती है। क्योंकि टाइम का मतलब है, फर्ज करो कि मैंने 1000 फाइल पे जाना है या 100 पे, पहले सीक्वेंस में आप 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, 3 पे, 4 पे, चलते 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 आप 100 पे जाएंगे। तो जो डायरेक्ट फाइल एक्सेस है ना, उसमें आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली 100 को उठा लोगे। ये सिंपल फर्क भी याद रखना। तो टाइम इसका राइट ऑप्शन है। फिर मटेरियलाइज्ड व्यू के बारे में आपने इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। ये इसने नहीं लगाया, इसको हम खुद देख लेते हैं। फर्स्टली मटेरियलाइज्ड व्यू होता क्या है, ये आपके पेपर के लिए आ सकता है। तो लेट्स गो टू द हैंड आउट ताकि इसको क्लियर किया जा सके। इसमें जो राइट ऑप्शन है ना, वो ये वाला है, देख के नोट बी पार्टीशन, ठीक है। तो ये आपका मटेरियलाइज्ड व्यू का राइट, यहाँ पे देखिए नॉट बी पार्टीशन इसका राइट वन ऑप्शन हो जाएगा। उसके आगे जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। कल हमने भी रेगुलर क्लासेस के अंदर ट्रांजैक्शन के पार्ट्स देखे हैं। देखो ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी के साथ हो सकती है, एटोमिसिटी के साथ हो सकती है, ड्यूरेबिलिटी के साथ, लेकिन रिडंडेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को 5,000 दिया और मुझे सिर्फ उसको 5 के ही सेंड करना था, मैं बार बार उसे 5,000 ही सेंड करता जाऊँ। तो रिडंडेंसी इज नॉट द पार्ट या नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन। फिर उसके आगे जनाब, विच इज नॉट द फीचर ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शन। आपने बताना है कि डेटाबेस ट्रांजैक्शन का फीचर कौन सा नहीं है, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। यूजर शुड बी एबल टू रिग्रेट द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन एज एन एटॉमिक, विच इज नॉट अ फीचर। ये इसका फीचर है, ये नहीं हो सकता। इट मस्ट फॉलो द एसिड प्रॉपर्टीज। अच्छा, एसिड प्रॉपर्टी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। आगे देखें, इधर ऑल द एक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन आर कैरिड आउट और नन आर। या तो ट्रांजैक्शन को वो करेगा या नहीं करेगा, तो ये भी होगा। ट्रांजैक्शन ऑलवेज अफेक्ट द एवरी अदर कंकरेंट ट्रांजैक्शन, ये भी होगा। ये वाला होगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। बाकी सारे ठीक है, लेकिन ये इसका फीचर नहीं है, तो दिस वन इज द राइट वन। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। आगे देखिए, आगे चलते हैं। तो डेड लॉक, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेड लॉक का। डेड लॉक को आप प्रिवेंट कर सकते हो कैसे? अगर आप ट्रांजैक्शंस को प्योरिटी दे दो, इसे पैरिटी कहते हैं, ठीक है। कि मैं कहता हूँ भाई मेरे पास ये जो लेट्स सपोज 50,000 की ट्रांजैक्शन है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत दूसरी ट्रांजैक्शन से, तो ये पैरिटी है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। बाकी कोई ऑप्शन इसका राइट नहीं है। उसके आगे डैश इज नॉट यूज टू डिटेक्ट द डेड लॉक। आपने बताना ऐसा कौन सा दिए गए ऑप्शन में से है जिसको आप दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डेडलॉक, जिससे आप डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं। आंसर इज वेट फॉर ग्राफ। देखो वेटिंग लगा होता है ना, जैसे हमने कल एग्जांपल इस तरह देखी थी कि मेरे पास 30 मिनट का टाइम है, ठीक है। 30 मिनट के टाइम्स के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि क्या ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब है कि अब मैं डिटेक्शन के केस में जाऊंगा कि हो सकता है वो डेडलॉक लग गया हो। तो वेट फॉर ग्राफ इज द राइट वन ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज टू रीड अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अगर आपने डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को रीड करना है तो हमेशा उसको रैम से करेंगे, और रैम को आप क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कहते हैं। याद रहे, रैम को आप मेन मेमोरी कहते हैं। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अलाउ मैनी यूजर टू यूज अ डीबीएमएस इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एट द सेम टाइम। अगर आप मैनी फीचर्स को यूज कर रहे हैं सेम टाइम पे, उसे कंकरेंसी कहा जाता है। ये आप आगे जाके इंशाल्लाह एक मजीद कोर्स पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें मजीद आएगा। कंकरेंसी का मतलब होता है कि हम साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ कंकरेंसी। द नेक्स्ट वन, मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। अच्छा, ये ना, ये जो जिनका प्रैक्टिकल का है ना, वहाँ से लेक्चर आया हुआ है। ये जिनका प्रैक्टिकल का सिलेबस है उनका ये लेक्चर नंबर आपका 1 से उठाया हुआ है, ये लेक्चर 14 से नहीं है, ये लेक्चर 1 का पार्ट है। मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। अब मैं आप ये समझाना चाहूँगा, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, ट्रेडिशनल हम कहते हैं रवायती, जो सदियों से चीज़ चलती है। फाइल सिस्टम यानी कि जिस टाइम हम रजिस्टरों पे काम लिखा करते थे, जैसे आप बैंक्स के खाते देखें, आप जो है वो कोई गवर्नमेंट के क्लर्क्स को देखें, तो वो क्या करते थे, वो सारा काम रजिस्टर्स पे किया करते थे। जैसे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम कहता है। कहते ड्रॉबैक क्या है, उसका नुकसान क्या है? डेटा इनकंसिस्टेंसी। देखो डेटा को शेयर करना बड़ा आसान था उसके अंदर, दैट इज द एडवांटेज कि जारी बात है मैंने एक रजिस्टर आपको पकड़ा दिया। अब तो कंप्यूटर में भी ऐसा ही है, बहुत ईजी है डेटा को शेयर करना। फिर दूसरा ये कि कंजक्शन कंट्रोल है, कंकरेंसी है, लेकिन डेटा इनकंसिस्टेंट है। हो सकता है मैंने ना लिखना हो समीर, लेट्स सपोज, या मैंने लिखना हो समीरा, SAEE या सॉरी समीरा MEERA, और मैंने समीर लिख दिया हो। देखो लड़की के नाम को गलती से मैंने लड़के के नाम के साथ चेंज कर दिया, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी है। आपसे मिस्टेक्स, ह्यूमन से, इंसानों से मिस्टेक हो जाती है और वो इनकंसिस्टेंसी के स्टेट में चला जाता है। द लास्ट वन, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल।
मतलब ये आपका 1 से 45 तक की फाइल की है। तो डेटा इज आल्सो कॉल्ड, डेटा क्या है, डेटा इज आल्सो कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेबल एमसीक्यू फॉर द प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन जनाब, दैट इज द सेकंड लास्ट लेक्चर, सेकंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म करता है तमाम तर नेसेसरी एक्शंस को और एसोसिएट करता है आपके डेटाबेस को एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये सिंपल लाइन है, इसको समझाने वाला कोई काम नहीं है। एंड द लास्ट वन दैट इज द मिनिमल सुपर की कैन आल्सो बी नेम्ड एज कैंडिडेट की। जो मिनिमल सुपर की होती है ना, सुपर कीज के कॉन्सेप्ट है, याद रहे कीज का कॉन्सेप्ट पेपर के लिहाज से इस तरह इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या काम होता है कीज का। तो कीज यूनिकली आइडेंटिफाइड करती है, इस तरह प्राइमरी की है। तो कीज जो है वो नेम्ड होती है, इनके सुपर की का दूसरा नाम कैंडिडेट की है। बस ये इसका सिंपल सी लॉजिक है। अच्छा आखिरी वाला एमसीक्यू भी है इसमें, एक और है जिसमें कहते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। आपने बताया जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है रिलेशनल डेटाबेस का वो क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन आपका टेबल है। जो बेसिक ब्लॉक्स होते हैं ना रिलेशनल डेटा मॉडल्स के अंदर, वो टेबल ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अपने फाइनल तब की प्रिपरेशन को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से देखा। नो डाउट सब्जेक्टिव इसका बहुत बेसिक आपको कवर करवाया है, बट क्यूरीज का पार्ट जो कि सेलेक्ट इंसर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको